बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। अपने प्रोग्राम लॉ लिंक्स विद बैरिस्टर हारिस रमज़ान में मैं एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम जैसे कि मेरे और बहुत से प्रोग्राम्स की तरह एक डिफरेंट एरिया ऑफ लॉ पे डिस्कशन हमारी होगी और कोशिश ये की जाएगी कि हमारे ऑडियंस आप सबको ये बताया जाए कि कुछ लॉज की एप्लीकेशन किस तरह ऑपरेट करती है और आप किस तरह उनकी लर्निंग से अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले आज के जिस गेस्ट को मैंने मदऊ किया है, वो मैं उनका थोड़ा-सा तारुफ करवाना इससे पहले कि हम इसकी एक लीगल डिस्कशन शुरू करें, वो बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको मैं समझता हूँ, मेरी वो इंस्पिरेशन थी जिनकी वजह से मैंने ये सारे प्रोग्राम्स का आगाज़ किया। ऐसे लोग बड़े कम मौजूद होते हैं जो कि लोगों को अपनी ब्रिलियंस और अपनी इंटेलिजेंस से इंस्पायर करते हैं। अ, मैंने खुद ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा देखा है कि बड़े-बड़े काबिल लोग होते हैं पर उनसे कोई लोग सीख नहीं सकते। मगर ये वो शख्सियत है कि जो ना सिर्फ़ लोगों की हर लेवल पे मदद भी करना पसंद करती हैं, बल्कि लोगों को इंस्पायर करती हैं। और वो जो एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है मेंटोरशिप, वो मैं समझता हूँ इन जैसे लोगों के लिए ही बना है। मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर डॉक्टर अंबर डार का। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट शख्सियत है। इनका थोड़ा-सा प्रोफ़ाइल है जो कि मैं समझता हूँ रीड करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि याद नहीं हो सकता। Barrister Amber Dar is a lecturer in law at Coventry University, United Kingdom, and a senior research fellow at the University College of London Centre of Law, Economics and Society. In 2018, she completed her PhD from UCL, in which she compared the diffusion of competition laws in India and Pakistan. Dr. Dar is also a barrister from Lincoln's Inn and an advocate of the Supreme Court of Pakistan. She has extensive experience of practicing law in Pakistan and has also served as the head of litigation of legal department of the Securities and Exchange Commission of Pakistan. Dr. Dar has also published on competition law issues in leading international publications and has contributed op-ed pieces on a range of legal issues in Dawn, The News, and the Express Tribune. She is presently working on her manuscript on the diffusion of competition laws across South Asia. मैं अगर ये कहूँ कि डॉक्टर डार जो हैं वो एक एक्सपर्ट है कंपटीशन लॉ में, तो शायद ये गलत ना होगा। मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ डॉक्टर अंबर डार की तरफ। अंबर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, और ऑफ कोर्स इसलिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम के बानियों में से, पायनियर में से आप हैं। ये आप ही की एनकरेजमेंट थी कि ये मैंने सिलसिले का आगाज़ किया। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। और मैं अब आपसे सीधा सवाल ले चलूँगा आपको कॉम्पिटिशन लॉ की तरफ। आप हमारे ऑडियंस को प्लीज़ आगाही दीजिए कि कॉम्पिटिशन लॉ असल में है क्या? और पाकिस्तान में जनरली लोग इससे किस तरह इम्पैक्ट होते हैं? प्लीज़ ओवर टू यू अंबर। थैंक यू हारिस। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वेरी काइंड वर्ड्स। आई थिंक आप you're being excessively kind to me. We're all students of law, and we're all learning every day of our lives. और मेरी भी यही कोशिश होती है कि खुद भी सीखूं और जो कुछ सीख रही हूँ वो दूसरों के साथ भी शेयर करूं. But yes, I appreciate your words, and I also appreciate the wonderful effort you're making with these videos. और एक हमारी एक legal education में it adds a new dimension. So I'm personally very happy to be part of this program, and absolutely let's talk about competition laws, जो कि आजकल मेरा primary focus बना हुआ है हर किस्म के काम में मैं उसमें धंसी हुई हूँ. तो what is competition law? अब थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा geographical और historic perspective इसका देना चाहती हूँ. एक तो ये कि competition law is a law which is now present in more than 100 countries throughout the world. So हम जब competition law पाकिस्तान में बात करते हैं तो we are actually connecting through this medium to an international, ever-growing, very important international community of laws as well. Historically, Pakistan में the phrase competition law might be new, but the concepts have been in existence at least since 1970. हमने एक Monopolies and Restrictive Trade Practices Ordinance 1970 adopt किया था, which remained in place till 2007. उसका भी जो underlying rationale था वो competition law का ही underlying rationale था, और वो rationale ये है कि
concentration of wealth नहीं होनी चाहिए कहीं पर, कि wealth should be distributed more equally throughout society. Economic opportunities, the ability to engage in economic activity should be distributed more in an equal manner, and we can discuss why a little bit later. तो खैर हमारा historic perspective ये है कि monopolies and restrictive trade practices की ordinance मौजूद थी. उस पे 1-2-3 बार रिव्यू हुआ, उसकी एक फीलिंग थी कि वो ठीक से शायद मोनोपोलीज को ठीक से कर्ब नहीं कर पा रही. एक वजह ये भी थी कि वो गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट था, इट वाज़न्ट एन इंडिपेंडेंट बॉडी. उसके बाद वी कम फास्ट फॉरवर्ड 25 इयर्स. 1995 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया. जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो हमें एहसास हुआ कि भी कंपटीशन लॉ तो बहुत ममालिक में मौजूद है, और अगर हमने अपनी मार्केट प्रैक्टिसेस, अपनी इकोनॉमी के जो लॉज हैं उनको अगर अपग्रेड ना किया, तो हम जब एक ग्लोबल ट्रेड में कदम रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, तो हम लोग बहुत प्रेशर में आ जाएंगे. तो 1995 में हमने दोबारा से इसके ऊपर सोचना शुरू किया. मिड 2000s में पाकिस्तान को शायद एहसास हो गया कि ये लॉ हम अपने तौर पे नहीं डेवलप कर सकते, ये बहुत एक टेक्निकल किस्म का लॉ है. तो हमने वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी, और उस तरह से 2007 में हमें एक ऑर्डिनेंस वर्ल्ड बैंक की मदद से हमने ड्राफ्ट किया, which came to be known as the Competition Ordinance 2007. और हमने अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश किया 2007 अक्टूबर में. तो अब ये है क्या चीज, ये किस, जिसे कहते हैं किस बला का नाम है कंपटीशन लॉ. आई वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन पाकिस्तान व्हेन दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड, और हमने एक आर्टिकल भी लिखा था उस वक्त CLD में, जो कि पब्लिश हुआ था, सॉरी PLD में पब्लिश हुआ था, which was on competition law, कि ये किस बला का नाम है. तो मेरा इंटरेस्ट बहुत पुराना है. तो बेसिकली कंपटीशन लॉ जो पाकिस्तान में जो वर्जन आया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनली ये वर्जन एग्जिस्ट करता है, तो हर मुल्क ने अपने थोड़े से अपने हिसाब से उसको अडेप्ट किया हुआ है. जो पाकिस्तान का वर्जन है उसमें 4 बेसिक इसके आप समझें कि मैंडेट्स हैं कंपटीशन कमीशन के लॉ के तहत. फर्स्ट मैंडेट ये है कि एनी प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स a certain type of agreement is prohibited. And what is this type of agreement? This is an agreement which fixes price in the economy. जैसे अगर मैं और आपने एक शुगर मिल लगाई हुई और मैंने एक शुगर मिल लगा ली है, और हम दोनों फैसला करें कि भाई हमने तो शुगर 40, आजकल मुझे पता है कि 100 से भी ऊपर किलो के हिसाब से बिक रही, बट आई डोंट नो प्राइसेस रियली. लेकिन अगर हम फैसला कर लें आपस में कि हमने 1000 रुपए किलो बेचनी है, तो हमने क्या किया कि हमने एक मोनोपोली, एक अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, अपने प्राइसेस निकाले, और कंज्यूमर ने सफर किया. और ना सिर्फ कंज्यूमर ने सफर किया बल्कि और लोग जो उस मार्केट में इस प्राइस पे नहीं काम कर सकते वो भी निकल जाएंगे. तो हमने कंपटीशन को भी नुकसान पहुंचाया. तो एक इस किस्म की एग्रीमेंट्स, प्राइस फिक्सिंग हो गया, या हम कोटा शेयरिंग कर लें, या हम मार्केट शेयरिंग कर लें, या एनी एग्रीमेंट जिसमें दो से ज्यादा लोग इकट्ठे आकर कंपटीशन को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं. मतलब ये कि वो दूसरे प्लेयर्स को बाहर फेंक देते हैं, वो प्रोहिबिटेड है कंपटीशन लॉ में. एक और चीज जो रिस्ट्रिक्टेड है जिसे हम कहते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, व्हिच इज मच मोर इजीली अंडरस्टूड. अब्यूज ऑफ डोमिनेंस में आ जाता है कि अगर कोई भी कंपनी बहुत बड़ी हो तो वो अपनी मर्जी से मार्केट में प्राइसेस फिक्स करना शुरू कर दे, अपने डीलर लगा ले, अपने हिसाब से काम करे. अगेन द कंज्यूमर suffers and the competition suffers. Or I think we don't have to think very far to see examples of cartels around us जो कि prohibited हैं, और to see कि dominant companies कैसे operate करती हैं. आगे चल के मैं भी आपको एक आध example भी दूंगी. तीसरी चीज जो हमने प्रोहिबिट की अपने लॉ के तहत वो है डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जो कि जिसका ये मतलब है कि भी अगर आपका लोगो है शेर और मैं एक बब्बर शेर बना के लोगो अपना बना लूं, तो वो इतना मिलता जुलता है कि कोई शायद गलती मेरी कमतर ब्रांड खरीद ले समझ के कि हारिस की अच्छी ब्रांड है. सो वो भी एक डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को भी कंपटीशन कमीशन देखता है. और फाइनली जो है वो है मर्जर रेगुलेशन. मर्जर रेगुलेशन हम कहते हैं कि अगर 2 बड़ी कंपनीज आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ मर्जर, तो हम पहले ही उसको एग्जामिन करते हैं देखने के लिए कि उसका मार्केट में इम्पैक्ट क्या आ सकता है. क्या ये तो नहीं होगा कि जो कंपनी बाहर निकलेगी इस मर्जर से वो इतनी बड़ी होगी कि फिर वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस की तरफ जा सकती है, या वो और कंपटीशन कैसा है इकोनॉमी में. जैसे आप समझे कि फोन की कंपनीज, हमारी 3-4 बड़ी फोन कंपनीज है पाकिस्तान में, अगर मोबिलिंक और टेलीनॉर मर्ज कर जाते हैं तो कंपटीशन बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इकोनॉमी. तो अब जो बात आती है कि व्हाई डज इट मैटर,
ये सब बातें तो आप चेक कर रहे हैं, बट व्हाई डज इट मैटर? अब इसके दो पहलू हैं। पहली चीज ये कि इट अफेक्ट्स कंपटीशन इन द मार्केट। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स के मार्केट में जो इनोवेशन आ सकती है कंपटीशन की वजह से, लाइक इफ आई एम वरिड कि भाई हारिस आके अपनी एक नई फोन कंपनी बना लेंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी फोन कंपनी, अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाऊं। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरा कभी कोई कंपटीशन आ ही नहीं सकता, तो मैं तो फिर जो चाहे करूं। सो कंपटीशन जरूरी है बिकॉज इट प्रमोट्स इनोवेशन इन द मार्केट। कंपटीशन जरूरी है बिकॉज इट controls it puts a pressure on the price. मतलब अगर आप अकेले ही हैं प्रोवाइड करने वाले, एक जमाने में Mobilink was the big company and I remember how expensive it used to be to obtain a phone connection. अब हमें इतने competitive prices पे मिलता है because there is competition in the market. तो consumer choice effect होती है, price effect होता है, innovation होती है, और जो मेरा अपना ख्याल है कि इकोनॉमी में एक वाइब्रेंसी आती है, एक आती है, एक एनर्जी आती है जिससे लोग compete करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट आती है. सो दीज आर द रीजन. एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ के कंपटीशन जो है शायद कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, विच इट इज नॉट. इट इज उसका जो फोकस है कंज्यूमर पे इम्पैक्ट जरूर आता है कंपटीशन का. एक आम जो आपका तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से खुद भी बहुत डायरेक्ट लिंक रहा है, आपने इस पर बहुत काम भी किया हारिस, तो आप समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो है वो सिर्फ कंज्यूमर फोकस्ड होता है. कंपटीशन लॉ का इफेक्ट आता है कंज्यूमर पे, लेकिन कंपटीशन लॉ कंज्यूमर फोकस्ड नहीं उस तरह से, वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट पे फोकस्ड होता है. उसका काम ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि कंज्यूमर को नुकसान ना हो. सो अगर आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट है कि जी डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गई, तो आप कंपटीशन कमीशन के पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. अच्छा अंबर, बहुत अच्छा आपने, मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस के लिए इतना अच्छी तरीके से और इतना सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर दिया. ये साफ पता लगता है कि जब ग्रिप हो किसी चीज पे तो आप कितना इजीली लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैं अब आपकी अटेंशन थोड़ी सी ड्रॉ करूंगा टुवर्ड्स मेजर कार्टलाइजेशन इन पाकिस्तान, खास तौर पे जो शुगर माफिया का रिसेंटली आपने फॉलो खुद किया होगा सारा, और इसी तरह हमारे सीमेंट इंडस्ट्री है, और ऐसे कई जगह हैं कि जहां पे हमें ये चीज बड़ी वाज़े नजर आती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, किसी हद हमारी जितनी ये मोटर व्हीकल्स हैं सारी, इससे जितनी भी रिलेटेड कंपनीज हैं, ये सारे के सारे इस तरह प्राइसेस फिक्स करती हैं. इनके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम द शुगर माफिया, कि ये सारा कुछ क्या है और आपका क्या व्यू है इस पॉइंट, इस चीज के ऊपर. So Haris, just to differ from you very slightly, I would like to begin talking about the cement mafia, वो क्योंकि वो टाइम में पहले आया था, फिर हम शुगर की भी बात करेंगे. आपने बहुत सही I think पहचाना कि obviously cartels are a very big problem in the Pakistani economy, but it is a problem all over the world. Cartels का मतलब basically ये है कि कंपनीज जो मार्केट में एक ही लेवल पे काम करती हैं, जैसे मैं भी शुगर मैन्युफैक्चरर हूँ, आप भी शुगर मैन्युफैक्चरर हैं, अगर हम एक एग्रीमेंट कर लें या हम जैसे 10 लोग और, तो वो एक कार्टेल कहलाएगा. अगर हम मार्केट में डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं, मसलन आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो फिर भी कार्टेल बन सकता है. लेकिन ज्यादातर कार्टेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कार्टेल्स, वो उनके दरमियान होते हैं जो लोग एक ही उस पर काम करते हैं. तो पाकिस्तान में जो कार्टेल्स आए, जो शुरू में एलपीजी का भी एक हुआ था, बहुत बड़ा केस आया, सीमेंट का बहुत बड़ा केस था. आई पर्सनली आई कैन टॉक अबाउट द सीमेंट केस बिकॉज उसमें I was also appearing for a cement company back in those days. It was a wonderful experience. But early days थे. पर खैर, अब now I realize कि शायद मैं I was on the side of evil और मुझे cement company नहीं appear होना चाहिए था. Lawyers are like that. You were spending your point over there. Absolutely, lawyers are on the side of money. So उसमें जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, खालिद मिर्जा साहब हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे, वो लीड कर रहे थे उसे. उन्होंने उस कार्टेल को इन्वेस्टिगेट किया, उसको पहले आइडेंटिफाई किया, इन्वेस्टिगेट किया. आप जानते हैं कि सीमेंट बहुत पावरफुल, एक पावर पे भी आते हैं थोड़ी देर में. तो उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया. कंपटीशन कमीशन कंपटीशन एक्ट के तहत सेक्शन 4 है प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स का. उन्होंने कहा ये आप जो प्राइस फिक्सिंग कर रहे हैं ये प्रोहिबिटेड है. और उसमें जो था वो सीमेंट एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म यूज हो रहा था उन डिस्कशन के लिए. वो आपस में बैठ के नहीं करते थे कि लेटर्स लिखते थे एक दूसरे को. कार्टेल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट. पीपल डोंट लीव अ डॉक्यूमेंट्री ट्रेल एस्टैब्लिशिंग अ कार्टेल.
But when you have a trade association, very often trade association के platforms use हो जाते हैं commercially sensitive information share करने के लिए. भी सीमेंट में भी यही हुआ. खैर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा किस्म का धांसू किस्म का फाइन उन्हें डाला, जो कि कंपटीशन कमीशन की कंपटीशन लॉ की फिलॉसफी ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इसकी फाइन्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ताकि उनका डिटेरेंट इफेक्ट भी आए. लेकिन as luck would have it, and this has been a tragedy as far as I'm concerned of competition enforcement in Pakistan, कि उन्होंने हमारी जो सीमेंट कंपनीज थी, and I was like I said एक लॉयर मैं भी थी उस ग्रुप में, हमने जाके स्टे ले लिया लाहौर पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लिया, फिर उसको वेकेट करवाया, फिर लाहौर. आप यकीन कीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 2010 की मैं बात कर रही हूँ, एंड 10 years later वो केसेस अभी भी स्टेट हैं, उन पे कोई हियरिंग्स नहीं हुई है. वो एक सेपरेट, उसका तो एक अलग से पॉडकास्ट है, वो एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है. सही है. हाँ, वो एक बहुत काम किया है, रिसर्च की है, मुझे बहुत दिक्कत करती है बात. तो उसका तो शुगर तो कार्टेल, अब देखिए हम बहुत सा प्रेशर कंपटीशन कमीशन पे डालते हैं, लेकिन कंपटीशन कमीशन डजंट वर्क इन आइसोलेशन. इट वर्क्स विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको बजट देती है, उसको मेंबर्स देती है, उसको कैपेसिटी देती है, उसको इंडिपेंडेंस देती है, जो कि हमारे लॉ में लिखा हुआ है, इट्स एन इंडिपेंडेंट एजेंसी. लेकिन क्या वो मीनिंगफुली इंडिपेंडेंट है या सिर्फ लफ्जों की हद तक इंडिपेंडेंट है? दूसरा है कि कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं. आई रिमेम्बर इन दोज डेज कंपटीशन कमीशन ने बहुत उसको परस्यू करने की भी कोशिश की, बट आप यकीन कीजिए, बल्कि believe you me, I was one of the lawyers. The lawyers for the private parties were much more powerful, and there were many more in number, and some of our best lawyers of the country, as is the right of the cement companies to hire the best lawyers. मैं उसको negate नहीं कर रही, but I think एक नुकसान आया हमें. अच्छा, इंटरेस्टिंगली 2009 में, अब शुगर कार्टेल की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा. 2009 में कंपटीशन कमीशन ने उस जमाने में PSMA जो पाकिस्तान एसोसिएशन है उसके खिलाफ भी शो कॉज नोटिस इशू किए, और उन्होंने आवाज गागल कर गई, किसके खिलाफ शो कॉज नोटिस इशू किए? सॉरी, PSMA पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का भी उसी टाइम में 2009 के टाइम में इन्होंने उनको शो कॉज नोटिस इशू भी किए. अगेन आई वाज हायर्ड एज वन ऑफ द काउंसिल्स एज वेल, तो मैंने शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया था उस जमाने में. लेकिन then nothing happened, and वो जो nothing happened है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर बात करनी चाहिए हमें. लेकिन एक चीज ये हुई कि उन कंपनीज ने शो कॉज नोटिस पे ही स्टे ले लिया, जो कि नहीं होना चाहिए था. बाद में क्लैरिटी आ गई थी लॉ में कि आप शो कॉज नोटिस में नहीं ले सकते, ऑर्डर आए तो आप ले सकते हैं, लेकिन खैर उन्होंने स्टे ले लिया. अब जो कि कोर्ट्स का और हमारा कंपटीशन कमीशन का रिलेशनशिप एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप नहीं बन पाया अभी तक, तो खैर उस पर कोई फैसले नहीं आए. अब इस साल जब हमारी शुगर कमीशन बना और उन्होंने उसको एग्जामिन किया कार्टेल को, तो मैंने उसको बहुत डिटेल में उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कंपटीशन कमीशन के हवाले से जितना उस रिपोर्ट ने लिखा है मैंने उसको डिटेल में पढ़ा. एंड इट वाज, आई शुड से, सैड फॉर मी टू सी कि बहुत ओनस उन्होंने कंपटीशन कमीशन पे डाल दिया. एंड जो बात उसने उस रिपोर्ट का शायद मैंडेट नहीं था, लेकिन किसी ने तो इन बातों को सोचना है कि आपने 2009 से 2020 तक अपने कमीशन को किस हद तक इंडिपेंडेंट छोड़ा है. कोर्ट्स ने किसी चीज का फैसला दिया है 10 साल में या नहीं? none of these questions were even raised. मैं तो घंटे आपको बोर कर सकती हूँ इस बारे में कि क्या हुआ between 2009 and 2010, but I think rather than answering those questions, I would raise those questions. I would say we should think about them. कि हम जब इदारे से एक काम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे इदारे की स्ट्रेंथ क्या है? हम लोग एक इदारा बना देना, बिल्डिंग खड़ी कर देना, उसमें लोगों को बिठा देना is one thing, but उनको मीनिंगफुली एक बजट देना, उनको इंडिपेंडेंस देना, उनको काम करने का हौसला देना, वो मुश्किल है. अब पाकिस्तान की जो चीज और जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में एक बहुत कॉमन चीज है, वो है पावर वाली बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की, कि हमारे यहाँ जो बिग मनी है, जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू पॉलिटिकल पावर. और जब आपका वेल्थ और पावर का नेक्सस इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो पार्लियामेंट, आप कितना भी इलेक्शन करके पार्लियामेंट को ले आए, the parliament is also captured by wealth and by political power. That's very beautiful. तो वो जो इसमें I feel competition commission has an important role to play,
by breaking the economic concentration, it can help break the political concentration. लेकिन क्या वो रोल कभी प्ले कर पाएगी या नहीं? Because कहीं उसको गवर्नमेंट से वो सपोर्ट आनी जरूरी है. सही है. You know, हमारे जो चेयरमैन अपॉइंट होते हैं, जो हमारे मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि हमारी नौकरी खतरे में नहीं है. एब्सोल्युटली. हमारे लॉ में लिखा हुआ है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. बिल्कुल. अंबर, आपने बहुत ही अच्छी इसको किया और वी आर आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन. बल्कि मैं तो आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आप किसी दिन मुझे थोड़ा सा और टाइम स्पेयर कर सकें अपने बिजी स्केड्यूल में, तो इस शुगर माफिया वाले पूरे इसके ऊपर हम एक एपिसोड स्पेसिफिक भी कर सकते हैं. बट एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इस चीज पे एलैबोरेट करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि सरकार का हर वो इदारा जो चेक्स एंड बैलेंस के लिए बनाया जाता है, वो किसी ना किसी तरीके से या तो पोलिटिसाइज हो जाता है या वो हमारी जुडिशरी के निशाने पे आ जाता है. और इसी वजह से जो लोग भी वहाँ काम कर रहे होते हैं वो हीरोइक से भागते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई कि जी हम अपनी जात पे क्यों लें. क्योंकि जिस तरह का एटीट्यूड हमारी अमूमन आला अदलिया भी उठा लेती हैं और उनको कई दफ़ा पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है. जैसे कि रिसेंटली राहत कौनैन थी जो कि कंपटीशन कमीशन में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और कुछ ऐसे केसेस भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए और काफ़ी मेजर फाइंस भी किए, मगर उनको बड़ा अजीब अनसेरेमोनियसली हटा दिया गया और कई इस तरह के सवाल उठाए गए. तो मेरा बस आपसे आखिरी, अगर आप 1-2 मिनट में इसको थोड़ा सा इस एंगल में लाएं कि डोंट यू थिंक कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है इसका रोल थोड़ा सा बढ़े इस तरफ और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए जाए जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर एक अप्रोप्रिएट प्रेशर भी बना रहे और वो लोग अपने मेन एम से हटे ना. आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो प्रेशर आएगा वो हम वकीलों की तरफ से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से भी आता है ना. वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ. सिविल सोसाइटी का ये मुझे नहीं लगता कि सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की तरफ रोल प्ले कर सकती है. आई थिंक दैट इज आस्किंग टू मच ऑफ सिविल सोसाइटी एज वेल. जहां तक आपने इंटरेस्टिंग की कोर्स ने आपने कहा एक नेगेटिव रोल रहा है. अब इन माय व्यू बल्कि मच एज, देखिए मेरे बड़े अच्छे करीबी जानने वाले थे जो रिमूव हुए और मैं कई लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ as very intelligent people. लेकिन what has happened, one of the reasons they were removed, और आप जिन चेयरमैन का सोच रहे थे वो राहत नहीं थी. राहत तो आज चेयरमैन है. आप वदिया खलील का सोच रहे हैं जो भी रिसेंटली रिमूव हुई थी, पिछली चेयरपर्सन. मैं कोई 3-4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. राहत को नहीं, राहत को रिमूव किया नहीं था. उन्होंने कोशिश की थी पर हो नहीं पाया था. पर राहत के ऊपर केस हुआ था. देखिए, उसमें केस तो कोई भी कर सकता है ना. यू अंडरस्टैंड कि लॉ कोई भी रिकॉर्स ले सकता है. लेकिन कोर्ट्स जिस बात पे इन अपॉइंटमेंट्स को इलीगल डिक्लेयर कर रहे थे ना, वो ये था कि गवर्नमेंट ने आज तक कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं पब्लिश किया है अपॉइंटमेंट्स का. और अपना अंदाजा है कि दिस गिव्स गवर्नमेंट्स too much power to make political and preferential appointments. अब हो सकता है कि X ठीक हो और Y गलत हो. सारे तो गलत नहीं हो सकती अपॉइंटमेंट्स, लेकिन वो फिर एक चीज जो है एम्बिगुअस हो जाती है, वो डाउटफुल हो जाती है और कोर्ट के लिए बड़ा आसान हो जाता है इन अपॉइंटमेंट्स को नलिफाई करना. सो आप अगर ये जजमेंट्स उठा के देखें, जो भी जितनी हमारी सुप्रीम कोर्ट की आई हैं, मिस मुस्तफा इम्पेक्स की जजमेंट है जो साकिब निसार साहब के टाइम पे आई थी, उससे पहले आसिफ ख्वाजा आसिफ के केस में जो जजमेंट है, वो जजमेंट्स इन देमसेल्व्स आर गुड जजमेंट्स. वो तो कह रहे हैं कि आप एक क्राइटेरिया बनाएं अपॉइंटमेंट का. आप एक इंडिपेंडेंट, और आप हारिस की जैसे इंडिया ने एक प्रोसेस बनाया कि अपॉइंटमेंट्स इंडिपेंडेंट हो. देखें, जब तक अपॉइंटमेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, लोग इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. जब मुझे पता है कि मैं इसलिए अपॉइंट हो रही हूँ बिकॉज हारिस मुझे पसंद करते हैं, तो मैं फिर हारिस को खुशी करने की कोशिश करूंगी. लेकिन मैं एक छोटा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ इसमें, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें एक और एलिमेंट भी है जो कि फॉर्मर हमारे चीफ जस्टिस साहब साकिब साहब ने भी बहुत उठाया था और ये काफी ज्यादा डिबेट में गया कि जब ये क्राइटेरिया आइडेंटिफाई भी किए गए और बहुत सारी, जिस तरह आपको याद होगा कि 56 कंपनीज वाला पंजाब में बहुत ये चीजें उठ के आई सामने, उनके जितने सीईओ थे वो सारा एक बहुत ही क्लियर और पेपरा लॉज के मुताबिक क्लियर क्राइटेरिया के थ्रू लोग आए थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही वाली आपकी बात है कि जो लोग भी आते हैं उसके लिए पीछे से इंडक्ट तो फिर गवर्नमेंट की साइड नहीं करना है ना सारे का सारा. तो वो जिस तरह एक हमारे ब्यूरोक्रेट थे जो साफ पानी कंपनी से, मुझे आज भी याद है कि वो 15 लाख उनकी तनख्वाह थी, 14.5-15 लाख. तो सीधा सवाल उनसे चीफ जस्टिस साहब ने ये उठाया कोर्ट में
कि जी आप में ऐसी क्या खास बात है कि जो आपको लगाया गया। उन्होंने आगे से बड़ा सिंपली जवाब दिया कि जी ये क्राइटेरिया था, काफी एक्सटेंसिव इसके अंदर चीजें मौजूद थी, मैं सब पे करता 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 मुझे सेलेक्ट किया गया है। अब आप मुझे बता दें कि लॉ की मैंने कौन सी खिलाफ वर्जी की है। उसके ऊपर उनका एक बड़ा बरहम होके चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि जी मुझे क्या इल्म नहीं है कि कैसे आप आ गए और किधर आ गए हैं। सो ये ओवरऑल एक अजीब सी आप कह लें कि एक घपला सा है सिस्टम के अंदर। डोंट यू थिंक ये है या मैं कुछ डिफरेंटली सोच रहा हूँ? नहीं, आई थिंक कि देखें, मैं जो इस बात को ऐसे कहूंगी कि आई थिंक लैक ऑफ ट्रस्ट है सिस्टम में, कि सही। हम हर एक को मिसट्रस्ट करते हैं। हम समझते हैं जब जो कोर्ट में जज हमारे पसंद के खिलाफ फैसला देता है, हम समझते हैं वो बिका हुआ है। जब गवर्नमेंट कोई काम ठीक नहीं करती तो हम समझते हैं कि उन्होंने पैसे खाए हुए हैं। जब एक इदारे में एक ऑफिशियल हमें अपनी पसंद का ऑर्डर नहीं करता तो हम कहते हैं कि ये नाअहल है। सो आई थिंक मुझे देखिए, गलत ऑर्डर तो हर जगह आ सकते हैं ना। पाकिस्तान इसमें कोई वो नहीं है, इजारादारी नहीं है पाकिस्तान की, वो कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अब जो बात आपने अभी जज साहब की कोट की, अगर वो सही है तो उससे लगता है कि जज साहब गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट्स को ट्रस्ट नहीं करते थे। इसी तरह जब गवर्नमेंट को कोर्ट का ऑर्डर आता है, कोर्ट सही बात भी करती है तो लोग कहते हैं अरे इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट आई थिंक ट्रस्ट जैसे पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में या इंस्टीट्यूशंस में, इट हैज टू बी अर्न्ड, इट कैन नॉट बी कन्फर्ड, इट हैज टू बी अर्न्ड। एंड हाउ इज इट अर्न्ड? इट इज अर्न्ड बाय कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर। राइट। You see, so I think we have to trust the system. अगर क्राइटेरिया के मुताबिक, देखिए मैं तो बात कर रही हूँ कि क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप कंपटीशन कमीशन, आप बल्कि कंपटीशन कमीशन, पेमरा, नेप्रा, एसईसीपी, आई डोंट नो, इंश्योरेंस रेगुलेटर और कोई 15 नाम आप ले लें, अगर आप वो सिर्फ एक क्लॉज का एनालिसिस करें कि अपॉइंटमेंट क्लॉज का, सबको उठा के पढ़ लें, they all say they will be appointed as per government. Who is deciding? बिल्कुल सही है। और उसका नुकसान पूरे मुल्क को हो रहा है, क्योंकि इनेप्ट लोग आ जाते हैं आगे और फिर उनकी वीकनेस होती है। सो आई थिंक, आई नो आपका टाइम भी मैं काफी ले रही हूँ, मेरे लिए तो ये थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन ये कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड नाउ। अंबर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वंस अगेन अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। और मैं ये भी इसी फोरम पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी आप, जब भी आपको मौका मिले तो आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है और एक केस स्टडी स्पेसिफिक अगर सेशन हमारा हो जाए तो हमारी ऑडियंस आपसे बहुत ज्यादा सीख सकेगी, क्योंकि माशाल्लाह जो आपका ग्रिप है इस एरिया में बड़े कम लोग हैं जिनको इन चीजों का पता है। I think this is a public service. Haris, let's do it. I think अगले 1 महीने के अंदर करते हैं, शुगर कार्टेल पे एक स्टडी करते हैं पूरी। जबरदस्त। मैं कंक्लूड करूंगा। थैंक यू सो मच अंबर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।